Welcome dear students, welcome to the CAPS Academy. Myself Kapil Pratap, BS Zoology from Sudhir University. तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था वो FAC पार्ट 1 का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किया था। उसका हमने फर्स्ट ऑर्गेनेल कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो आज हम बात करेंगे उसके दूसरे ऑर्गेनेल के बारे में, वो है गोल्जी बॉडीज़। तो एक बार थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में जो था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली प्रोटीन और लाइपिड की सिंथेसिस करवाता है। और वो कहाँ पे मौजूद होता है, वो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में मौजूद होता है। वो ऐसी प्रोटीन्स और लाइपिड्स बनाता है जो अनप्रोसेस्ड होती है, जिनको प्रोसेस होने के लिए आगे जो है वो हमारे जो दूसरा ऑर्गेनेल है सेल का या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हम कह लें, तो उसके पास आते हैं और वहाँ पे वो प्रोसेस्ड होते हैं। तो ये दूसरा जो ऑर्गेनेल है इसका नाम है गोल्जी बॉडीज़। तो आज हम बात करेंगे कि गोल्जी बॉडीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी में हम पढ़ेंगे कि जो गोल्जी बॉडीज़ है उसको डिस्कवर किया था कैमेलियो गोल्जी ने इन 1898। कैमेलियो गोल्जी एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, इस ऑर्गेनेल को जो है वो डिस्कवर किया था। उसके बाद इसने क्या किया, अपना जो सेकंड नेम है गोल्जी वो इस ऑर्गेनेल को दे दिया। और उसके बाद उस साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बाद इस ऑर्गेनेल का नाम पड़ गया गोल्जी बॉडीज़। और इसको जो है वो डिफरेंट नेम्स भी हैं इनके। तो एक है गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं, कोई गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कोई गोल्जी सोम भी कहते हैं। और अगर प्लांट्स हो या लोअर एनिमल्स हो उनमें अगर ये गोल्जी एप्रोडस मिलता है तो उनको जो है वो डिक्टोसोम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो सारे जो है वो इसके दूसरे नेम्स हैं गोल्जी बॉडीज़ के, ठीक है। तो बेसिकली जो गोल्जी वर्ड है वो कहाँ से आया, वो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम है, तो उस ऑर्गेनेल को उसने गोल्जी नाम दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम इसकी जो है प्रेजेंस के बारे में बात करेंगे कि हमें जो है गोल्जी बॉडीज़ कहाँ पे मिलता है सेल में, ठीक है। तो प्रेजेंस की बात करें तो वैसे तो जो है प्रेजेंस में जो है ये यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। जैसे कि हमने डिफरेंसेस पढ़े हुए हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स के प्रोकैरियोटिक वो सेल होते हैं जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता, जबकि गोल्जी बॉडीज़ जो है वो क्या है, ये वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। तो जाहिर सी बात है वो प्रोकैरियोटिक में तो होगा नहीं। तो इसलिए ये वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो जो है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। फिर भी यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ ऐसे सेल्स हैं, क्या कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें गोल्जी बॉडीज़ नहीं होता। तो उनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, जैसे एक्सपेक्ट मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, ठीक है। तो जो मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज होते हैं उनमें गोल्जी एप्रोडस या गोल्जी बॉडीज़ कह लें वो नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैच्योर साइव ट्यूब्स है, और साइव ट्यूब्स क्या है, जैसे कि हमने अगर आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप साइव ट्यूब का जो है वो जिक्र होगा। साइव ट्यूब बेसिकली क्या करवाते हैं, साइव ट्यूब जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाते हैं फ्लोएम में, ठीक है। उसके बाद तो मैच्योर साइव ट्यूब में भी जो है वो गोल्जी एप्रोडस नहीं मिलते, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल की। वो तो वैसे ही उसमें जो है वो कोई भी जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता। तो ये थी इसकी प्रेजेंस। उसके बाद एक और प्रेजेंस के हिसाब से हम बात करें तो गोल्जी एप्रोडस हमें सेल में जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो है हमें फैला हुआ दिखाई देता है, मतलब कि ये भी जो है वो सराउंडिंग न्यूक्लियस हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो गोल्जी बॉडीज़ है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी शेप कैसी होती है, ठीक है। तो वैसे बुक में कहा जाता है कि जो गोल्जी बॉडीज़ है वो क्या है, वो एक तरह का नेटवर्क ही है। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि रेटिकुलम क्या है, एक तरह का नेटवर्क है जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग मौजूद है। पर ऐसे ही जो है वो गोल्जी बॉडीज़ भी क्या है, एक तरह का नेटवर्क है। अगर हम तस्वीर में देखें तो ये भी एक तरह का नेटवर्क है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। पर इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि जो ये वाला नेटवर्क है जिसमें हमने जो ये जो डायग्राम बनाई है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये नेटवर्क है ये जो है पूरा एक दूसरे के पैरेलल फैला हुआ है। पैरेलल माने एक दूसरे के साथ साथ फैला हुआ है। पर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पढ़ा था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैरेलल नहीं था। अगर ऐसे देखें तो उसमें ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, फिर ऐसे, मतलब कि इस तरह का था उसमें नेटवर्क। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनलाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह नहीं है ये नेटवर्क। ये मतलब कि एक अलग तरह का नेटवर्क है तो वैसा ही नेटवर्क, पर इसमें जो इनकी अरेंजमेंट है वो क्या है, वो पैरेलल अरेंजमेंट है।
उसके बाद हम अगर बात करें क्या बोलता है कि इट हैज़ पैरेलल अरेंज्ड, उसके बाद फिलेंट एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल्स विथआउट राइबोसोम। तो ये क्या है, ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड वेजिकल्स हैं पूरी, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है सिस्टर्ने, जिन पे क्या होता है, जिन पे जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमने जो है इनको नाम सिस्टर्ने दिया था, पर वहाँ पे राइबोसोम मौजूद थे। पर यहाँ जो गोल्जी बॉडीज में सिस्टर्नीज हैं उनके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होती हैं, ठीक है। और एक और ज़रूरी बात, जो गोल्जी बॉडीज़ है वो डेवलप कहाँ से होती है, मतलब हम बात करते हैं ना कोई ना कोई ऑर्गेनेल्स एक दूसरी चीज़ से डेवलप होके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल्जी बॉडीज़ है वो डेवलप होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन से पार्ट से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये बात आपको याद रखनी है कि गोल्जी एप्रोटस भी जो है वो उसको भी कोई एक दूसरा ऑर्गेनेल है वो वहाँ से वो जो है वो डेवलप होता है। वो कौन सा ऑर्गेनेल है, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वही पार्ट है जहाँ पे राइबोसोम नहीं होते, जो आगे जाके डेवलप होता है किसमें, गोल्जी बॉडीज़ में। तो जो गोल्जी बॉडीज़ जो है बेसिकली कहाँ से डेवलप होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती हैं। अब आए हम इस तस्वीर के बारे में बात करते हैं क्या है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है गोल्जी एप्रोटस की। तो हमें गोल्जी एप्रोटस जो है इस तरह का दिखता है सेल में, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे, इनके दो फेजेस हैं, दो फेस हैं, उनकी बात करेंगे। एक होता है फ्रंटल फेस जिसको हम कहते हैं सिस फेज या फॉर्मिंग फेज या कॉन्वेक्स फेज। कॉन्वेक्स फेज इसलिए कहा गया है कि क्योंकि स्ट्रक्चर इसकी जो है कॉन्वेक्स की तरह है। अगर आप फिजिक्स में पढ़ा होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के बारे में, ठीक है। और सिस फेज भी इसलिए या इसको फार्मिंग फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाला जो फेज होता है, कौन सा, सिस फेज होता है, ये बार बार बनता भी है और ख़त्म होता है, बनता भी है, ख़त्म होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से न्यू वेजिकल्स आती है तो ये सिस फेज बन जाता है, उसके बाद डिसअपियर हो जाता है, फिर बन जाता है, फिर डिसअपियर हो जाता है, ऐसे। तो इसलिए इसको कहा गया है फार्मिंग फेज या और इसको एक नाम दिया है सिस फेज। उसके बाद एक ऐसी वेजिकल्स हैं जो जिसके अंदर जो अनप्रोसेस्ड प्रोटीन मौजूद होती हैं, जिसके अंदर जो क्या मौजूद होता है, लाइपिड मौजूद होती हैं। तो वो कहाँ से आती हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती हैं एक वेजिकल्स के फॉर्म में। तो ये वाली जो वेजिकल्स हैं इनको हमने नाम दिया है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। ये वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं जो स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होके आ रही हैं हमारे पास, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके हमारे पास, मतलब कि गोल्जी के पास आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इनको कहा गया है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। और ये आएंगी सिस फेज में। सिस फेज के साथ क्या होगी, जो फ्रंटल साइड है कॉन्वेक्स फेज है, इससे फ्यूज हो जाएंगी। उसके बाद ये जो प्रोटीन है ये अंदर आती जाएगी और मॉडिफाई होती जाएगी, अंदर आती जाएगी, प्रोसेस्ड होती जाएगी, आखिर में जो है एक दूसरी वेजिकल के नाम से वापस निकलेगी, जिसको हम कहते हैं न्यूली फॉर्म वेजिकल। तो ये वाला जो फेज है, ये लास्ट वाला, पीछे वाला, तो इस फेज को जो हमने नाम दिया था, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, सॉरी फॉर डेट। तो इस फेज को हम वैसे नाम देते हैं क्या, ट्रांस फेज। और इसको दूसरा जो है कॉनकेव फेज भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हमें जो है कॉनकेव की तरह दिखता है। अगर फ्रंट देखें तो कॉन्वेक्स की तरह दिखती है, बैक देखें तो हमें कॉनकेव की तरह दिखती है, तो इसको ट्रांसफेज भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो एक यहाँ से जो भी प्रोटीन आई सिस फेज से वो अंदर आ रही है, आते आते आखिर में उसकी मॉडिफिकेशन हो गई। मॉडिफिकेशन का मतलब ये जो भी प्रोटीन थी इन वेजिकल्स में उनको उनका काम बताया गया, उनको उस हिसाब से मॉडिफाई किया गया, फिर उसको जो है एक वेजिकल्स के फॉर्म में सीक्रेट किया गया, ठीक है। तो ये न्यू वेजिकल बन रही है, इसको हमने कहा न्यू फॉर्मिंग वेजिकल। उसके बाद एक और बात, ये जो हमने पोर्शंस बनाए हैं जिसको हमने यहाँ पे कहा है सिस्टर्ने, यहाँ के गोल्जी बॉडीज के सिस्टर्ने और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने में बहुत डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है, देखो वहाँ पे हमने सिस्टर्ने की बात की थी, वहाँ पे उन सिस्टर्ने के ऊपर जो है वो क्या थे, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर थी, उनके पास राइबोसोम थे। बट ये ऐसे सिस्टर्ने हैं जो बीच में फ्लैट हैं, ठीक है, और जो साइडों में जो इनकी वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इनके पास कोई भी राइबोसोम नहीं होता
और ये जो हमें सिस्टर्न है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह दिखते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखी थी कि जो गोल्जी बॉडीज़ है उसको बेसिकली कहा जाता है कि वो डेवलप हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो इस वजह से कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये न्यूली फॉर्म वेजिकल्स बन रही हैं। उसके बाद जो सिस्टर्न है उनके बीच, उनके अंदर जो स्पेस है उसको कहा गया है ल्यूमिन। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो एक वेजिकल है जो बन चुकी है पूरी, और वो डी अटैच होके, ट्रांस साइड से डी अटैच होके अलग हो गई है, जिसको हमने कहा है सिक्रेटरी वेजिकल्स। अब इस वेजिकल के अंदर क्या होगा, वो प्रोसेस्ड प्रोटीन होगी जिनको आगे जाके जो कोई ना कोई काम करना होगा, इसलिए इसको कहा गया है सिक्रेटरी वेजिकल्स। और ये या तो ये वेजिकल जो सेल के अंदर किसी टारगेट पे जाके पहुंचेगी, या तो ये सेल से बाहर जो है वो निकल के जाएगी, तब भी इसका नाम दिया गया है सिक्रेटरी वेजिकल्स। और इस वेजिकल के अंदर एंजाइम भी हो सकते हैं जो आगे जाके या एज ऐसी वेजिकल को जो एंजाइम स्टोर होंगे, तो इसको हम लाइसोसोम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थी सिंपल स्ट्रक्चर किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। अब इसके बाद हम बात करेंगे, वो करेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो भी आप कह सकते हैं, इन तीनों नाम से जो भी नाम ले सब सही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शन की, तो इनका फंक्शन क्या होता है। पहला फंक्शन जो हम यहाँ पे पढ़ के भी आए हैं कि ये प्रोसेस करती है, पैकेज करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। पहले जो भी प्रोटीन्स आती हैं कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स के फॉर्म में, वो आके सिस फेज के साथ फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज होने के बाद उसमें जो भी प्रोटीन होती है, जो भी लाइपिड होता है, वो आके प्रोसेस्ड होता जाता है और आखिर में वो ट्रांस साइड से जो है वो एक सिक्रेटरी वेजिकल्स के फॉर्म में निकलता है। तो जो हमने यहाँ पे ये जो एरोज दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेजिकल इसके अंदर फ्यूज हुई, उसके अंदर जो भी प्रोटीन हुई, तो वो जो स्टेप बाय स्टेप क्या हुई, मॉडिफाई होती गई, उस प्रोटीन को अपना काम बताया गया गोल्जी में। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रोसेस होना। उसके बाद पैकेजिंग, फिर इसको जो एक मटेरियल के अंदर पैकेज कर दिया हमने, जिसको हमने क्या किया, न्यू फॉर्मिंग वेजिकल कह रहे हैं या सिक्रेटरी वेजिकल कह रहे हैं। फिर ये सिक्रेटरी वेजिकल्स क्या होगी, ये ट्रांसपोर्ट होंगी कहाँ पे, या तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगी, या तो ये सेल से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, तो पहला फंक्शन ये था इसका। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन ये है कि हेल्प इन सीक्रेशन। तो इसका मतलब ये देखो, हमने ये सिक्रेटरी वेजिकल्स का है, तो ये जो पॉइंट है दूसरी जो फंक्शन में हमने लिखी है वो और ये बोथ आर द सेम थिंग्स। जैसे कि देखो ये ट्रांसपोर्ट जो ये मटेरियल कर रहा है, जिसके अंदर जिस इस वेजिकल के अंदर या तो इसने प्रोटीन भरी है, प्रोसेस्ड प्रोटीन, जिसको हमने आगे जाके नाम लाइसोसोम कर दिया। ठीक है, या तो उसमें लाइपिड भरी हुई है। तो ये जो वेजिकल है ये बेसिकली हुई क्या है, इस ट्रांस साइड से सीक्रेट हुई है। फिर वो इंट्रासेलुलर टारगेट में जा सकती है, या तो वो सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल हो सकती है। तो इसलिए इसको कहा गया है गोल्जी बॉडीज को कि ये हेल्प इन सीक्रेशन भी करता है। और एक बात आपको बता दूं, हमारा जो न्यू बुक है बायो का, जो एफएससी पार्ट 1 का है, उसमें जो है वो जो ये बताया गया है जो गोल्जी बॉडीज है, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे पॉइंट लिखी है ना कि हेल्प इन सीक्रेशन, तो जो गोल्जी बॉडीज है ये हमें ज़्यादातर किस में मिलते हैं आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे हमने सीक्रेशन के हिसाब से बात लिखी है, मतलब कि पॉइंट लिखी है। तो ये ज़्यादातर जो है हमें ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, उन पे जो है गोल्जी एपैरेटस जो है हमें ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं सीक्रेशन में। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है ऐसे सिक्रेटरी वेजिकल्स है, तो ये सीक्रेशन का काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हमें गोल्जी बॉडीज़ क्या करते हैं, वहाँ पे मिलते हैं ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या ज़्यादातर प्रोमिनेंट उनमें ही मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका तीसरा काम एक्रोसोम फॉर्मेशन करवाना। देखो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब भी स्पर्म जो है वो हम प्रोड्यूस होता है मेल से, तो वो जाना होता है उसको एक के पास तो वो पहुंचता है, पर उसको एक के अंदर इंटर होना है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसको क्या करना होता है, पहले जो एग की वॉल्स हैं, जैसे फॉर सपोज ये एग है, ठीक है, और ये स्पर्म है, तो इसको क्या है, इसके अंदर जो इंटर होना है। तो क्या होगा, इनके ऊपर, और इंटर होने के लिए पहले इसको क्या करेगा, इस वॉल को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इनके ऊपर एक मॉडिफाइड जो गोल्जी मौजूद होती है, जिनको हम कहते हैं एक्रोसोम, जिनका काम ये होता है कि वो कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करवाती है जो जाके इस एग की वॉल को डिसॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या होता है,
ये स्पर्म जो है इसके अंदर इंटर हो जाता है, फिर हो जाती है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन बाद बनता है जाइगोट। तो जो ये बेसिकली क्या है, ये एक मॉडिफाइड गोल्जी है जिसको हमने एक्रोसोम कहा है, जिनका काम क्या है, फर्टिलाइजेशन करवाना। और जो स्पर्म है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और टेल होते हैं। और जो एक्रोसोम होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक तरह का एमसीक्यूज है। जो एक्रोसोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, हेड ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुई बात। उसके बाद हम तीसरे चौथे फंक्शन की बात करेंगे। जो हमने बात की थी यहाँ पे, अगर वेजिकल के अंदर अगर क्या मौजूद हो, अगर वेजिकल के अंदर लाइपिड मौजूद हो तो उसकी मॉडिफिकेशन होगी। तो जो लाइपिड की मॉडिफिकेशन जो गोल्जी बॉडीज करता है उनको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडेशन। अगर एक सवाल आए कि मॉडिफिकेशन ऑफ लाइपिड इज कॉल्ड एज अ, तो हम उसको जो ग्लाइकोसाइडेशन भी कह सकते हैं, जिसमें क्या करता है, गोल्जी बॉडीज उस लाइपिड को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई कैसे करता है, वो क्या करता है, उस लाइपिड को कार्बोहाइड्रेट के साथ जो है वो बॉन्ड बनवा के उनको जो मॉडिफाई कर देता है, लाइपिड को कार्बोहाइड्रेट के साथ ज्वाइन करता है और उसमें बनाता है ग्लाइकोलाइपिड, जो कि इसका जो प्रोडक्ट बन जाता है। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। तो ये गोल्जी बॉडीज ऐसे जो है वो लाइपिड को मॉडिफाई करता है। लाइपिड को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ उनको मिक्स कर देता है और वहाँ पे वो बन जाते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, जो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल यहाँ पे कौन सा बनेगा, ग्लाइकोलाइपिड, क्योंकि ग्लाइको जो वर्ड है वो कार्बोहाइड्रेट का है और लाइपिड जो है वो लाइपिड्स का है सिंपली। तो यहाँ पे जो बॉन्ड, यहाँ पे जो प्रोसेस है जिसमें ये दोनों अटैचमेंट हो रहे हैं, दोनों की मिक्सिंग हो रही है, उसको हमने कहा ग्लाइकोसाइडेशन। तो ऐसे ही जो है वो क्या करता है, गोल्जी बॉडीज जो है वो मॉडिफिकेशन प्रोटीन की भी करवाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। तो इसमें क्या करता है, ये प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ जो बॉन्ड करवाता है या मिक्स करवाता है, और उसके मिक्स होने के बाद क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। तो ये भी क्या हुई, ये हुई मॉडिफिकेशन प्रोटीन की, और ये कौन करवा रहा है, गोल्जी बॉडीज। तो अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि मॉडिफिकेशन ऑफ लाइपिड जो है उसको ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, तो आपको ये याद करने में थोड़ा मसला होता है, क्योंकि तकरीबन ये जो है दोनों वर्ड है फेमिलियर है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप जो ये वर्ड देख रहे हैं इड, ठीक है, और हम लाइपिड में पढ़ते हैं इड, लाइपिड इड आता है। तो इड से आप याद रखते हैं, अगर किसी ग्लाइकोसाइडेशन में और ग्लाइकोसाइलेशन में अगर आपको इड नजर आ रहा है तो इड वाला जो होगा वो लाइपिड के लिए होगा, जिसको हम ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जाहिर बात है बचेगा, उसको हम प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसको ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो वो दोनों को मिला के कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनवाते हैं, तो इसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये थे इसके 5 फंक्शन। बाकी छठा फंक्शन क्या है, सेल वॉल एंड सेल प्लेट आर द गोल्जी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा होगा कि प्लांट्स में जो सेल वॉल बनती है, जिसे सिंपली हम स्टार्टिंग में प्राइमरी वॉल, मिडिल लेमिला जो कहते हैं, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, और उससे पहले जो है 2 सेल्स के दरमियान में मिडिल लेमिला बनती है। तो मिडिल लेमिला जो बनती है वो कैसे बनती है, तो उसकी सिक्रेशन ये गोल्जी प्रोडक्ट करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें ज़्यादा सिक्रेशन होती जाती है सेल्यूलोज की, फिर वो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेल प्लेट होती है उनको भी कौन बनवाता है, उनको भी गोल्जी बॉडीज जो है वो उस काइटिन मटेरियल है उसको सिक्रेशन करवा के सेल प्लेट बनवाता है। तो सेल वॉल और सेल प्लेट ये दोनों किसके प्रोडक्ट हैं, ये दोनों जो है वो गोल्जी प्रोडक्ट्स हैं, माने गोल्जी बॉडीज इनको बनाता है। उसके बाद जो भी लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम है, इसको कौन बनाता है, इसको भी गोल्जी बनाता है। जैसे हमने ये सिक्रेटरी वेजिकल बनाई, इसमें अगर एंजाइम मतलब कि प्रोटीन जो मॉडिफाइड प्रोटीन या प्रोसेस्ड प्रोटीन मौजूद होगी, तो ये जो वेजिकल है आगे जाके एज अ लाइसोसोम फंक्शन करेगी। तो ये था हमारा टॉपिक गोल्जी बॉडीज। ठीक है, अगर जिसको भी सवाल है, जिसको भी इसमें से कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुई है, तो वो कमेंट में सवाल पूछ सकता है और हम यहाँ पे बैठे हैं, आपको सवाल क्लियर करवा देंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करवा देंगे। और एक और बात, जिस बच्चे ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेहरबानी करके जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जिसको भी समझ नहीं आया, अगर किसी को भी कोई ऐसी पॉइंट है यहाँ पे मिस हुई है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। थैंक यू सो मच।